क्या जरूरत पड़ी कि 2025 में एक और संघर्ष समिति? हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग इतनी जल्दी किसी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक इंतहा ना हो जाए। तो बात सिर्फ 50 मेडिकल सीट्स की नहीं है, बात इसके कहीं दूर तक जाती है। माँ वैष्णो देवी ने बोला कि नहीं, अब की बार इनको उठाना पड़ेगा, सनातन धर्म को बचाना पड़ेगा, और ये शायद इसकी शुरुआत है। क्योंकि अब तो सवाल भी उठने लगे हैं कि जरूरत ही क्या थी मेडिकल कॉलेज की। ये एक सनातन धर्म का श्राइन बोर्ड होना चाहिए था। बिल्कुल। जब को इसको इन्होंने एक बिजनेस का श्राइन बोर्ड बना दी। जम्मू एक बड़े आंदोलन की ओर जा रहा है। हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसके बाद हमें बाद में पछताना पड़े। जब वो सब खत्म हो जाते हैं तो फिर फाइनल युद्ध की स्थिति आती है। इतनी लार्ज स्केल एजिटेशन से पहले संभल जाएगा। सरकार को निर्णय हर हालत में ये वापस लेना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर को इस तरह के बयान देने चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर हमारे यूटी ऑफ JNK के हैं। अगर वो इस मुद्दे को उठाते और सही तरीके से संघर्ष करते तो संघर्ष समिति की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट टाइम अगर आप जो LOP हैं उनको बुलाएंगे तब तो ये मेरी तरफ से भी सवाल ऐड करके जरूर पूछिएगा। तो क्या कर्नल सुखबीर सिंह पठानिया जी भी आगे जाकर सियासत में कहीं कदम या किस्मत आजमाना चाहते? बिल्कुल, नो क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर की बढ़ती हुई सर्दी में लगातार माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो MBBS का मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। 22 नवंबर को एक संघर्ष समिति भी बन गई जिसमें बहुत सारे संगठन मिलकर अब ये मांग कर रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज की सीटों का मुद्दा है उसका हल एक ही है कि कॉलेज को निरस्त कर दिया जाए, यानी कि खत्म कर दिया जाए और अगली बार से नए सेशन से ये दोबारा से कॉलेज शुरू हो। जो संघर्ष समिति बनी उस संघर्ष समिति को कौन लीड कर रहा है, शायद उनके मुख से एग्जैक्ट कोई इंटरव्यू अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले द न्यूज रूम 24 आवाज पर मेरे साथ संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट और मुखिया कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया। तो आज सीधे जानते हैं कि संघर्ष समिति की मांग क्या है, क्या करना चाहते हैं और आखिर जरूरत क्यों पड़ी। कर्नल साहब बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे, श्री अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन 2008 अभी जम्मू भूला नहीं है, उसके जख्म भी हम लोग नहीं भूले हैं और उसमें मिला क्या वो भी हम लोग नहीं भूले हैं। क्या जरूरत पड़ी कि 2025 में एक और संघर्ष समिति? जी, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ रूम 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने संवेदनशील मुद्दे के लिए मुझे बुलाया और इसकी 1-to-1 क्लैरिफिकेशन मांगी। इससे पहले कि इधर उधर से बातें, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद आपके प्रश्न के उत्तर में ये बताऊंगा कि 2008 में जो हुआ वो भी शायद अन्याय की चरम सीमा हो चुकी थी, तभी ये सब कुछ हुआ। आपको मालूम है, आप भी जम्मू के रहने वाले हो, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो। हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले लोग इतनी जल्दी किसी चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं जब तक इंतहा ना हो जाए और उसके जो परिणाम है वो दूरगामी ना हो। अभी जो ये मेडिकल कॉलेज वाली रो भी आई है, अगर इसके परिणाम भी दूरगामी नहीं होते तो शायद अपनी जम्मू कश्मीर की जनता इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो बात सिर्फ 50 मेडिकल सीट्स की नहीं है, बात इसके कहीं दूर तक जाती है, क्योंकि ये सीधा आस्था के साथ कनेक्ट होती है। और शायद ये माता वैष्णो देवी ने डिसाइड किया कि चलो इन सनातियों को जगाते हैं ताकि ये इस जगह को, इसकी जो पवित्रता है उसको बना करके रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही बात अगर 30-20 की होती, 30-20 का मतलब अगर 50 में से 30 एक तरफ होते, 20 दूसरी तरफ, तब भी ये बात ना उठती। लेकिन माँ वैष्णो देवी ने बोला कि नहीं, अब की बार इनको उठाना पड़ेगा, सनातन धर्म को बचाना पड़ेगा, और ये शायद इसकी शुरुआत है। कर्नल साहब, क्योंकि आपने खुद माँ वैष्णो देवी का ही नाम ले लिया कि शायद ये माँ की ही मर्जी थी कि इसके ऊपर एक संघर्ष किया जाए या इसके ऊपर आवाज उठाई जाए। हमारे ये प्रोग्राम का नाम भी स्ट्रेट ड्राइव है, तो कोशिश करेंगे सीधा खेलने की। मेरा सीधा आपसे यही सवाल है कि आपको लगता है क्या माँ जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड काम कर रहा है या जिस तरह से ये कॉलेज बनाया गया, इससे खुश होंगी? जिस तरह से एक बिजनेस जैसा सिस्टम नजर आ रहा है, क्योंकि अब तो सवाल भी उठने लगे हैं कि जरूरत ही क्या थी मेडिकल कॉलेज की। बिल्कुल, आपने एकदम सटीक स्टेटमेंट दी है और सीधी बात जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल आपने सीधी बात करी है।
कि अभी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये एक सनातन धर्म का श्राइन बोर्ड होना चाहिए था। बिल्कुल। जब को इसको इन्होंने एक बिजनेस का श्राइन बोर्ड बना दिया है। अभी इनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर है। ऐसे मैं सनातन धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं सेना में रहा हूं, मैंने हर धर्म के ट्रुप्स को कमांड किया और मैं हर धर्म का मान सम्मान करता हूं। जैसे अगर आपके भाई या कोई और सेना में रहे होंगे, सेना में हर धर्म को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है। मेरे पिताजी भी सेना में थे, मुझे इस बात का इल्म है पूरी तरह। ये बड़ी खुशी हुई है जान करके। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब से हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखने वाली बात है कि शायद ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इसको आप वोट बैंक पॉलिटिक्स बोलो, जबकि ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी या लोगों का अपना स्वार्थ हो गया। श्राइन बोर्ड के आपको भी पता है मेंबर्स कौन होने चाहिए, जिसको धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो ज्ञान हो, धर्म में थोड़ी बहुत आस्था हो, कभी ना कभी तो वो मंदिर मठ में जाता हो, कभी ना कभी पूजा पाठ करता हो। अगर आप श्राइन बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनके पर्टिकुलर उनके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक दो को छोड़ करके बाकी धर्म से किसी का कोई लेना देना नहीं है। शायद वो अपना पब्लिक प्रेस्टीज के चक्कर में वो इसके मेंबर्स बने हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर उस जगह पर होंगे तो ऑफ कोर्स वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही बनेगी, वो एक सनातन धर्म का ध्यान रखने वाली जाके धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती है। कल साहब, जब 22 नवंबर 2025 को ये संघर्ष समिति का गठन हुआ जी, और अब जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो हम मिड ऑफ द दिसंबर में हैं, करीबन 22-25 दिन आपको हो चुके हैं संघर्ष समिति बनाए हुए। अभी तक संघर्ष समिति ने क्या कोई डेडलाइन दी हुई है श्राइन बोर्ड को कि वो आपकी मांगे माने, या फिर आप लोग अपनी तरफ से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और जम्मू एक बड़े आंदोलन की ओर जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले भी शायद मेरी स्टेटमेंट्स में सुना होगा, हम एक जिम्मेवार नागरिकों का समूह है। जो हमारी कोर समिति बनी हुई है इसकी माता वैष्णो देवी बोर्ड के लिए, जो अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, वो सारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और वो हर क्षेत्र से हैं। वो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, कुछ एक धार्मिक समूह के हैं, उन हिस्सों के हैं। तो हम एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसके बाद हमें बाद में पछताना पड़े कि ये हमने गलत कदम उठाया और इसके कारण हमारे अपने लोगों का नुकसान हुआ। जैसे कि मैं कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक शायद आपके पास भी आया कि संघर्ष समिति अभी तक सड़कों पे क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं करा। लेकिन आप जानते हैं बंद का मतलब क्या होता है? बंद में सबसे पहले कौन इफेक्ट होता है? बंद में सबसे पहले ओवरऑल जम्मू के लोग तो होते ही होते हैं, लेकिन सबसे पहले होता है जो रेडी वाला है, जो फड़ी वाला है, जो छोटा दुकानदार है, वो हमारा कंसर्न है, क्योंकि उस तरफ भी हमारे लोग हैं, इस तरफ भी हमारे लोग हैं। और जब हमारे हाथ में ये है, और बहुत से चैनल हैं, फौजी आदमी हूं, पहले कहीं पर भी हमला करने से पहले जो बाकी के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, उनको एक्सरसाइज कर लिया जाता है। जब वो सब खत्म हो जाते हैं तो फिर फाइनल युद्ध की स्थिति आती है। तो आज क्या पोजीशन है संघर्ष समिति की? आज की अगर हम पोजीशन की बात करें, इस समय संघर्ष समिति कहां खड़ी है? देखिए, अभी तक जो मैं बोला पहले वाले ऑप्शंस हैं, स्टिल हमारे पास वो हैं, और मैं कुछ एक चीजें आपके चैनल पे नहीं बता सकता क्योंकि वो अंडर प्रोसेस सब कुछ चल रहा है। तो वो सब चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें महसूस हुआ, जबकि हमें इसके बड़े पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं कि शायद ये मामला इतनी लार्ज स्केल एजिटेशन से पहले संभल जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझला तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और आपके चैनल पे ये मैं पहली बार कई बार मीडिया में बता रहा हूं कि हमने उसके भी चरणबद्ध तरीके से वो प्लानिंग सब हो चुकी है कि हमने कब कौन सा एक्शन लेना है। लेकिन सरकार को निर्णय हर हालत में ये वापस लेना पड़ेगा, उसके लिए हम उनको मजबूर कर देंगे। अगर पहले जो एक सभ्य नागरिक की जिम्मेवारी होती है उस तरीके से अगर काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो कोई डेडलाइन फिक्स की गई है क्या? आपने कोई डेडलाइन फिक्स की क्या है कि यहां तक अगर आपकी मांग मान ली जाएगी तो इससे पीछे हटा जा सकता है?
जी नहीं, अभी तक हमने कोई इसके लिए डेडलाइन नहीं दी है, क्योंकि हम चाहते हैं जो एक हमने एनएमसी से भी एक मिलना है, जी क्योंकि आपको, आप मीडिया के बंधु, आपको पूरा मालूम है इसके बारे में कि जो भी 50 वैकेंसीज दी गई थी वो एनएमसी ने दी वो एनएमसी ने दी थी और एक निर्धारित प्रणाली के तहत नहीं गई थी। जी उसमें बहुत सी चीजों का उल्लंघन किया गया था। जो हमारी एक लीगल टीम बनी हुई है वो इन विषयों पर पूरा इनको रिसर्च वर्क कर रही है। वो हम एक प्रॉपर टाइप बना करके, जैसे मैंने बोला कि हम फाइनली 1-to-1 जी कंसल्टेशन में जाने से पहले बाकी सब कुछ जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो एक एनएमसी भी है, क्योंकि गलती एनएमसी, श्राइन बोर्ड तो इनिशियली रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एनएमसी से भी गलती हुई है। तो अगर एनएमसी उसको गलती को सुधार देती है तो हमें उसके बाद में देखिए गन साहब, इसमें तीन चीजें बीच में आती हैं। एक तो आता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिन्होंने एक सोसाइटी के तहत इस एमबीबी इस मेडिकल कॉलेज को रजिस्टर करवाया। उसके तहत जो हमारी जानकारी है, जो हमने इस पे डिटेल थोड़ा रिसर्च करी है, कि उनको अपनी तरफ से माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई करना था, जो करने में कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट, जो कि अब आप ये मान के चले मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट है, वो देरी कर गई या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। उसके बाद एनएमसी का काम होता है, क्योंकि ये एक स्टेट फंडेड मेडिकल कॉलेज था, ये कोई सेंट्रल फंडेड नहीं था। इसमें एनएमसी का रोल इतना ही था कि उन्होंने एक सीट्स अलॉट कर दी, वो सीट्स का रेशो क्या रहेगा, स्क्रीनिंग में क्या सिस्टम होगा, वो इन्हीं को डिसाइड करना था। दूसरा रोल, जैसे स्टेट फंडेड, चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमारी जमीन वापस कर दीजिए, हमारे फंड्स वापस कर दीजिए, तो वो मान रहे हैं स्टेट फंडेड है। कुछ जिम्मेवारी उनकी भी बनती थी, जो स्टेट की पॉपुलर चुनी हुई गवर्नमेंट है। तीसरी जिम्मेवारी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अब इन तीनों नुमाइंदों से, यानी कि आप श्राइन बोर्ड के चेयरमैन गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, जेपी नड्डा साहब, क्या आप इन दोनों से मिलने के लिए संघर्ष समिति की टीम ने अप्रोच किया या उनसे बैठक का कोई समय लिया? जी, उनसे हमने मिलने के लिए समय मांगा है और जी शायद जल्दी हमें समय मिल भी जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि हम सारे, एक ऑप्शन ये भी है उनमें से, तो इस ऑप्शन को भी हम एक्सरसाइज करेंगे और जल्दी ही शायद हमारी मुलाकात का समय निश्चित हो तो जाएगा। आपकी मुख्य डिमांड क्या रहेगी ऐसे में, क्या चाहते हैं हम? देखिए, अभी अगर किसी बीमारी का इलाज करना हो तो परमानेंट तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल अगर अब की बार आप इन सीट्स को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बाकी और चीज़ों के शायद जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं वो मेरे साथ होते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाते, वो बाकी चीज़ें इतनी मुमकिन नहीं हो पा रही हैं, तो इसलिए बेस्ट होता है। और दूसरा, मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस का सवाल है, जी तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी क्योंकि मोरल लेस अभी हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है। इवन हमारे जम्मू 16 मेडिकल कॉलेज है जेएड के भी। जी हाँ। तो किसी भी समझदार पॉलिटिशियंस को या ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी चीजें नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिसमें आने वाले समय में हमेशा कोई ना कोई दंगा फसाद होने का डर है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, चाहे किसी भी लेवल का है, उनको ऐसी चीजों की शुरुआत ही नहीं। हाँ, अगर आपका अपना स्वार्थ उसमें पूरा हो रहा है तो तब आप करिए, आपने हिंदू मुस्लिम करिए या कुछ भी करिए, जो कि हमारा कभी वो मुद्दा नहीं रहा, हम उस विषय में जाना ही नहीं चाहते, लेकिन उसको शुरू करने की आवश्यकता ही क्या है? अगर डेफिशिएंसी होती जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर मेडिकल केयर की, हेल्थ केयर की अगर कमियां हैं तो ऑफकोर्स होना चाहिए, लेकिन अगर आप एनालाइज करेंगे, कॉपी पेंसिल लेकर के बैठिए और देखिए कि कितने किलोमीटर के अंदर कितना कितना मेडिकल एड नियरेस्ट मिल जाती है, तो आपको ये देखने में आ गया कि बड़ी मुश्किल से 15-20 किलोमीटर के बाद में आपको कोई ना कोई मेडिकल एड या मेडिकल हेल्प और मिल वैसे भी सकती है। करण साहब, कितने ही डॉक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर से जो पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, गांव मोहल्लों में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये तो आपको भी पता है, सारी फिगर सामने है कि यहाँ से पढ़ने के बाद वो कहाँ सर्व करके जाकर सर्व करेंगे, ये बात अलग रहती है। अब बात ये आती है कि आपकी मांग यहीं तक है कि इस बार की एडमिशंस को सस्पेंड किया जाए और अगले बार फिर माइनॉरिटी स्टेटस के साथ लाया जाए, या आपकी इससे आगे बढ़कर कोई मांग है कि ये मेडिकल कॉलेज ही रद्द होना चाहिए? देखिए, मैंने वो बोला कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर हमेशा के लिए आप चाहते हो कि ये नसुन ना बने, हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, आपके या किसी और के भी जा करके दंगा फसाद और लड़ाई झगड़ा हो। जी इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर से कुछ एक प्रेस रिपोर्टर्स के मेरे पास में फोन आए थे। मैंने उनको सीधा सवाल यही पूछा था कि अगर आपका बच्चा इस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाता है तो क्या आप भेजोगे? मैं कहा, अभी आप मुझे अपनी जगह पे डाल दो, मैं समझ लो कश्मीर
का रहने वाला हूँ, मेरा जो भी नाम आपके धर्म के अनुसार मेरा नाम है, अगर मेरा बच्चा सिलेक्ट होता तो मैं इसको यहाँ पर किसी भी हालत में नहीं भेजता, अगर मैं सचमुच में इस्लाम को मानने वाला हूँ। क्योंकि आप जानते हैं, मैं धर्म विशेष पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इस्लाम में भी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं है भाई, धर्म है, उनकी अपनी आस्था है, मेरी अपनी और आस्था है। माता वैष्णो देवी मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड के तहत अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो आपको माँ के जयकारे भी लगाने पड़ेंगे और मूर्ति पूजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हवन से ही तो शुरू होगा। तो ऐसे में ये चीजें होनी जरूरी भी है, क्योंकि एक आस्था के साथ जुड़ा हुआ मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे में आप अब यही मांग कर रहे हैं कि इसको सस्पेंड किया जाए, मेडिकल कॉलेज निरस्त हो। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सभी की भलाई की और सभी के वेलफेयर की चिंता है। मैं किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता हूं, और अगर जब मैं इन चीजों को दिमाग में रखता हूं, एनालाइज करता हूं, तो मुझे यही एक सोल्यूशन नजर आता है कि भाई अगर इसको परमानेंट बंद कर दिया जाए, उसके बाद में जैसे आपका बख्शीनगर में मेडिकल कॉलेज है तो उसमें सभी लोग कितने भी पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी जगह पर ही क्यों करना है? एंड व्हाई दी चीफ मिनिस्टर इज सो एडमेंट? एक्चुअली देखिए, आना सवाल उनकी तरफ से भी आना चाहिए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनके जो धर्म गुरु हैं उनके से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को इस्लाम का अगर ध्यान रखते हुए उन्होंने कोई निर्देश करना है तो उनको भी सामने आना चाहिए, भाई हमें इस जगह पे नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को किसी और दूसरे इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करिए। चीफ मिनिस्टर के जिस तरह से बयान आए वो एक नजर आ रहा था कि जैसे वो एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक रीजनल बाइस की सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते तो फिर ठीक है, ये लोग टर्की जाएंगे, ये लोग बांग्लादेश जाएंगे। आपको लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह के बयान देने चाहिए जहां खुद ही एक रीजनल बाइस क्रिएट होता नजर आ रहा है? जी, मैं सच बताऊं तो मैं इस बात से बहुत दुखी हूं, क्योंकि हम लोग इस यूटी का हिस्सा हैं। वो चीफ मिनिस्टर सिर्फ कश्मीर के नहीं है, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर हमारे यूटी ऑफ जेएंडके के हैं। वोट जिसने कहीं भी दिया, लेकिन वोट के बाद में जो अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं वो भूल जाते हैं कि भाई मुझे किस रीजन से कितने आए हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी उनकी ये स्टेटमेंट, उनको ये इसका अंदाजा नहीं है, उनकी इस स्टेटमेंट देने के कारण उनके समुदाय के जिस धर्म को वो मानते हैं उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। और क्या अभी आप सोच सकते हो कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसे बोलोगे? टर्की और बांग्लादेश का मतलब क्या है? टर्की और बांग्लादेश तो एंटी इंडिया बात कर रहे हैं, एंटी इंडिया। और दूसरा है कि इन कंट्रीज के अंदर मिलिटेंट्स को तैयार किया जाता है। अगर दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट में एक बच्चा उड़ गया है तो वो भी इन्हीं कंट्रीज से प्रभावित होकर के आते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को वो टेररिस्ट बनाना चाहते हो? ये बिल्कुल उनकी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। और मैं तो कहता हूं कि उस धर्म के मानने वाले लोग जो कि श्रीनगर कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको भी सामने आना चाहिए था, क्योंकि उनकी इस स्टेटमेंट से बाकी जो नौजवान बच्चे हैं उनके अंदर भी ये ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हमें टर्की और बांग्लादेश जाना चाहिए। हम सब कितनी ऑर्गेनाइजेशन है संघर्ष समिति के अम्ब्रेला के तहत? अभी हमारी 62 हो गई है। 60 थी इनिशियल, जब हम 22 तारीख को जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, और उसके बाद में जो होती रही बड़ी बैठक हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर हम तकरीबन जितने भी संगठन है उनको बुलाते हैं। छोटी बैठक हमारी जो कोर ग्रुप है 25 लोगों का बना हुआ है, वो तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन मिलता रहता है। ये सभी नॉन पॉलिटिकल है? ये सभी नॉन पॉलिटिकल। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका हिस्सा नहीं है? बिल्कुल। मैं ये आपको एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अभी हमने जैसे जो कोर कमेटी बनाई है उसकी हमने 6 टीम्स बनाई है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बाकी टीम्स में, क्योंकि आपका मैं समय लूंगा अननेसेसरली। उसमें एक लीगल टीम है जो लीगल एंगल देख रही है, एक हमने टीम बनाई हुई है जो पॉलिटिकल टीम है। वो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अदर देन दिस इस्लाम, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी के भी हो, जैसे कांग्रेस के रमन भल्ला जी, हम उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे, या दूसरी और किसी भी कांग्रेस अप्रोच कर रहे हैं। हम बोलते हैं एनसी के हो गए, पीडीपी के हो गए, जो सनातन धर्म को मानने वाले पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जम्मू के अंदर है चाहे वो कश्मीर के अंदर है, हम उनसे भी मिलेंगे। और उनसे भी, क्योंकि देखियो हमारी लड़ाई धर्म के लिए, आस्था के लिए, हमारा कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, ना ही हमारा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात है। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। वोट तो मैं भी कहीं ना कहीं देता हूं, आप भी कहीं ना कहीं देते हैं, लेकिन आस्था हम दोनों की अगर वैष्णो देवी में है तो आप चाहे कांग्रेस को दो, मैं चाहे एनसी को वोट दूं, तो दैट इज इमटेरियल।
Now what matters is our faith in our पेन साहब, ये मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा क्योंकि जम्मू से 29 बीजेपी के विधायक चुन के आए और हमें सब पता है कि बीजेपी के सभी विधायक जो थे वो सनातन धर्म से ही आते थे और लोगों को एक यहाँ पर लोगों ने समझ लीजिए जम्मू में मेजॉरिटी लोगों ने उन्हीं को दी। अब क्योंकि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी हो गई। तो आपको नहीं लगता संघर्ष समिति के मुखिया के नाते कि अगर हमारे विधायक इस मुद्दे को पहले उठाते, क्योंकि वो एक एमएलए सिर्फ एमएलए नहीं होता, वो एक लॉ मेकर होता है, अगर वो इस मुद्दे को उठाते और सही तरीके से संघर्ष करते तो संघर्ष समिति की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और ये नेक्स्ट टाइम अगर आप जो एलओपी हैं उनको बुलाएंगे इधर तो ये मेरी तरफ से भी ये सवाल ऐड करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी हमारे इस संघर्ष समिति के अंदर मैंने जैसे आपने सवाल पूछा था उसका जवाब दिया, इसमें कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। हम इसको पॉलिटिक्स के साथ में नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो कुछ ना कुछ उधर वोट बैंक पॉलिटिक्स भी आ जाती है। हम इसको आस्था में ही रखना चाहते थे और हम चाहते थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने वाला जो सनातनी है वो हमारे साथ में। तो कहीं भी पक्ष पीछे रह गया, फेल हुआ, इसीलिए संघर्ष समिति बनानी पड़ी। आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि अगर ऐसे ये पॉलिटिशियंस कर लेते तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर वही बात आ जाके वहीं पे रुकती है कि अगर एक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बात करोगे तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना फेथ है, अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक है। हम वो समूह है जिसकी ना कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ना एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है। हम लोग वो हैं जो माता वैष्णो देवी में विश्वास रखते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। आज से 17 साल पहले जो संघर्ष समिति बनाई गई थी उसके मुखिया माननीय श्री लीलाकरण जी ने संघर्ष के बाद बहुत जल्द पॉलिटिक्स में कदम रखा था और चुनाव भी लड़ लिया था। तो क्या कर्नल सुखबीर सिंह पठानिया जी भी आगे जाकर सियासत में कहीं कदम या किस्मत आजमाना चाहते हैं? बिल्कुल, नो क्वेश्चन। इसके लिए आप इसको संभाल के भी रखिएगा, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को अगर ऐसा कहीं होता है तो हमें फिर से दिखा भी देना, पर ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। फौजी दिल से, दिमाग से, जिस्म से, रगों में दौड़ता हुआ खून भी फौज का है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, समाज से संबंधित अगर कोई भी मुद्दा होगा तो ये कर्नल सुखबीर मनकोटिया पक्का आपको कहीं ना कहीं। मनकोटिया, आखिरी सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ था जो बहुत अहम है। अगर ये वाला आंदोलन हम भी चाहते हैं, जम्मू भी चाहता है कि आंदोलन की राह पे ना जाना पड़े और मसले का हल निकल आए जी, अगर मसले का हल, आप भी इसमें पॉजिटिवली सोच रहे हैं, मसले का हल निकल आता है, तो आपको नहीं लगता कि जम्मू के इतने मुद्दे हैं समाज के, खास तौर पे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का, बच्चों की अवेयरनेस का, इतने ज्यादा मुद्दे हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो हो तो नॉन पॉलिटिकल मगर काम कर रही हो। तो क्या इस संघर्ष समिति को चलते नहीं रहने देना चाहिए? क्या कुछ मुद्दों को लेकर इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो? ये हम बात करें कि कुछ लोग तो हैं जो जम्मू के लिए सेल्फलेस काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका। मैं डायरेक्ट उत्तर देने से पहले एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। कई जगहों पर मैंने पहले भी कहा कि 1947 से लेकर के आज तक जम्मू संभाग के अंदर ऐसे बहुत से भेदभाव किया गया जो हमें हमेशा तकलीफ पहुंचाते रहे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी हमें कुछ चीजें महसूस होती थी, क्योंकि वो बचपन से लेके उस समय हमारे कैरियर बिल्डिंग की बात होती थी। ये बात अलग है कि मैं सेना में जाने के लिए बिल्कुल दिल, दिमाग, जिस्म हर तरीके से तैयार था तो मैं वहां पर चल गया, लेकिन बाकी चीजें हम यहाँ पर भी देखते हैं। आपका सुझाव बिल्कुल अच्छा है। कोई ऐसे लोग, अच्छे लोग और आप जैसे जो मीडिया बंधु हैं, पत्रकार हैं, वो मिलजुल करके करें तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी अगर अन्याय होता है तो वो पुरानी कहावत है कि अन्याय करना और सहना दोनों बराबर का क्राइम है, तो अन्याय को सहना अच्छी बात तो नहीं है। अगर जो आपका सुझाव है, ऐसी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, आगे बढ़ती है, तो पक्का हम उन सब फौज में रहे, अफसर रहे, पूरा देश घूमा है, बहुत सारे समुदाय और रिलीजन्स के लोगों से मिले हैं। आज जब वापस रिटायर होके आके कहीं ना कहीं फील होता है कि आज भी हमारा जम्मू कुछ ना कुछ लैक कर रहा है। हमारी डोगरा कम्युनिटी, हमारा सनातन धर्म जो सनातन डोगरा कम्युनिटी है, हम कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हैं, कहीं आइडेंटिटी हमारी लुप्त होती जा रही है और जरूरत है कुछ लोगों की आगे आने की। बिल्कुल 100% जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी नई जनरेशन है इसको अपने सनातन धर्म के साथ में जोड़ने के लिए। देखिए, मैं फिर बोलता हूं कि सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं
चाहता है। जैसे आपने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे बिल्कुल। सन्तु निरामया का सुनी रखा होगा, क्या हम सबकी भलाई की सबकी बात बात। करते हैं। और सच बोलो, अगर हम दिल के अंदर झांक करके भी देखें, मैं बहुत जज्बाती आदमी हूं, मैं रोज सोने से पहले मैं एनालाइज करता हूं कि आज मैंने दिन में यार कोई गलत बात तो नहीं बोली, मैंने किसी को गलत तो नहीं बोला। अगर कहीं बोला होता तो मुझे बहुत इमोशनली मैं डिस्टर्ब फील करता हूं, लेकिन अगर मैंने कोई अच्छी बात किसी के लिए कही होती है तो मुझे उसकी भी बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। तो हमारे नई जनरेशन को जोड़ना बहुत आवश्यक है, और वो सिर्फ मेरी या आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, और सबके लिए सोचना बहुत जरूरी है। और सनातन धर्म की परंपरा से अगर आप जुड़ते हैं तो इसमें जो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोला, वो अगर हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, और अगर उसी प्रिंसिपल हम लोग जाते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसे चलता है जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, खैर उन्होंने ये मदरसे में पढ़ने वालों के लिए बोला था कि मैं चाहता हूं उनके एक हाथ में लैपटॉप हो और दूसरे हाथ में कुरान शरीफ हो। तो अगर ये ऐसा ड्रीम होता है तो जस्ट इमेजिन दिस वर्ल्ड विल बिकम ए हेवन ऑन अर्थ। So why not make it a heaven on earth? Same thing is applicable to the Sanatan Dharma followers, कि आप एक हाथ में आपके ग्रंथ हैं, आप अपने पुराण वेद पुराण पढ़ रहे हो, दूसरे हाथ में आपके लैपटॉप है, कंप्यूटराइज्ड हो। इतने अच्छे अगर हमारी आने वाली जनरेशन बन जाती है, जो कि है, अभी फौजी हूं तो इसलिए उदाहरण मैं फौज का देना ही जरूर चाहूंगा। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने जो ऑपरेशन सिंदूर देखा, जी। हम सब जम्मू के रहने वाले लोग हैं, क्या आपने देखा कोई भी ड्रोन हमारी का भारत माता को जब मातृभूमि को टच कर पाया? नहीं कर पाया। हवा में ही सारे के सारे तहस नहस कर दिए। और वो आपको विश्वास होना चाहिए, आपने ये पढ़ा भी होगा, मीडिया कर्मियों जानते भी होंगे, वो सारी की सारी इंडियन टेक्नोलॉजी थी, हमारे अपने लोगों द्वारा। अगर हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, हमारे लोग इतने मेधावी हैं तो थोड़ा सा अगर इसमें धर्म भी उनको गाइडेंस दे, क्योंकि हमारा धर्म बिल्कुल शांति वाला धर्म है, दे, और उसको अपने जो भी जितने भी रिसर्च वर्क हैं उसके बेस्ड पर हैं, उसके मिला करके क्या ये हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता? क्या ये हमारा भारत सबके लिए मार्गदर्शक नहीं बन सकता? बन सकता है। प्रॉब्लम है तो एक अच्छा सपना देखने के लिए, और अगर आप जैसे पत्रकार इस जगह पर ये सपना लोगों को दिखाएंगे तो ये सपना एक ना एक दिन पूरा होगा। क्योंकि जब सच्चाई के साथ होते हो तो ईश्वर भी मदद करता है, चाहे वो ईश्वर माता वैष्णो देवी हो या बाकी के जितने भी धर्म है, उनके सभी के सभी आशीर्वाद आप। चलिए, बहुत धन्यवाद कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि आंदोलन से पहले ही ये संघर्ष कहीं ना कहीं जो है, संघर्ष तो नहीं थमना चाहिए, आंदोलन रुकना चाहिए, हल निकलना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ता रहेगा और आप जैसे लोग इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो स्ट्रेट ड्राइव में कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया स्ट्रेट सवालों का स्ट्रेट जवाब भी दिया है, और जिस तरह से इन्होंने पहली बार किसी मीडिया चैनल पर यह बात साफ तौर कर दी है कि आंदोलन संघर्ष समिति नहीं चाहती अगर इस मसले का हल निकल जाता है, मगर सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्ष समिति संघर्ष करती रहेगी। और एक और बात साफ कर दी कि अगर विपक्ष पहले इस मुद्दे को उठाता तो शायद संघर्ष समिति बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब देखते हैं कि यह संघर्ष समिति एमबीबीएस सीट्स के संघर्ष को किस दिशा में लेकर जाएगी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।